नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने सरबपुरी वंश के बारे में देखा था, उनके सभी शासकों के बारे में देखा था, ठीक है। और उनके शासन के अंत करने वाले कौन थे? तो सोमवंशी शासक या सोमवंश के या पांडु वंश के इंद्रबल, इन्होंने सरबपुरी वंश को समाप्ति किया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कैसे इसने इस वंश को समाप्ति किया था, क्यों किया था, क्या कारण थे, ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। आगे जब हम सिरपुर के पांडु वंश पढ़ेंगे तो वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। आज हम मैकल के सोमवंश के बारे में पढ़ेंगे। अब जो सोमवंश है इसके मुख्य रूप से 4 शाखाएँ थी। 4 शाखाएँ कौन कौन सी? तो मैकल के सोमवंश, सिरपुर के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश और ओडिशा के सोमवंश। तो जो 4 शाखाओं में से 3 शाखा है वो हमारे आज के छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। कौन कौन सा? तो मैकल का सोमवंश, सिरपुर का सोमवंश और कांकेर का सोमवंश। कौन सा? मैकल, सिरपुर और कांकेर। मैकल, सिरपुर और कांकेर, ठीक है। और ओडिशा का सोमवंश, ये चौथा सोमवंश है, ठीक। तो ये जो मैकल, ओडिशा और सिरपुर का जो सोमवंश है ये सब आपके प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आ जाती है। इनका जो कालक्रम है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो कांकेर का सोमवंश है ये आधुनिक इतिहास के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। मध्यकालीन इतिहास में आप देखेंगे 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास ये कांकेर के सोमवंश के बारे में आता है। तो हम इसे मध्यकालीन में ना पढ़कर अभी इन तीनों सोमवंश के साथ में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि सर तो सोमवंश जब हम पढ़ रहे हैं तो जब 3 एक साथ पढ़ रहे हैं तो चौथे को पढ़ने में क्या दिक्कत है? हम चौथा भी जो है एक साथ कवर कर लेंगे। इससे यही होगा कि सोमवंश क्या था, बार बार आपको अलग अलग जगह या अलग अलग लेक्चर्स में इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक साथ एक सीरीज में ये सोमवंश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बोला मैंने? मैकल का सोमवंश। तो मैकल के सोमवंश को क्यों पढ़ा रहा हूँ इसका भी एक कारण है। जब हमने देखा था सरबपुरी वंश तो जहाँ इंद्रबल आता है, इंद्रबल एक राजा था नागबल, उसका पुत्र था। ये नागबल कौन से शासक का था? तो मैकल वंश, मैकल का ही सोमवंशी शासक था वो। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, फिर हम सिरपुर के सोमवंश में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, जब हम मैकल के सोमवंश को पढ़ते हैं। अब देखेंगे मैकल का सोमवंश। तो ये जो मैकल के सोमवंश है, ये मैकल नाम से ही स्पष्ट है कि इनका जो शासन क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा? मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र। मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र होगा जो आपका कवर्धा, कबीरधाम जो है आपका राजनांदगांव क्षेत्र हो गया। मैकल श्रेणी के उस पार देखेंगे जो ना जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक क्षेत्र हो गया। तो इन सभी क्षेत्रों में आपके मैकल के सोमवंश का शासन था, ठीक है। कब से कब तक था? ये 5वीं शताब्दी के आसपास था। सरबपुरी वंश के ये समकालीन थे, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि सरबपुरी वंश कब से था? 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में था और मैकल के सोमवंश 5वीं शताब्दी के आसपास आए, ठीक है। तो इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी हम देखेंगे। तो इनकी राजधानी थी अमरकंटक। राजधानी क्या थी? अमरकंटक, ठीक। शासनकाल देख लिया हमने। जानकारी से कहाँ से प्राप्त होती है इनके बारे में? तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है मल्हार ताम्रपत्र से। मल्हार ताम्रपत्र से मैकल वंश के सोमवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब मैकल का सोमवंश है सर, लेकिन मल्हार का ताम्रपत्र कैसे? तो ये आगे हम देखेंगे कैसे है। अभी आप याद रखिएगा सिर्फ मल्हार का ताम्रपत्र, ठीक है। अब इनमें कुछ शासक हुए जैसे जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल, सूरबल। सभी इस वंश के जो शासक हैं उसके अंतिम में आपको बल देखने को मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बल नाम को देख के कि वो मैकल के सोमवंशी शासक रहे होंगे। तो इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, जवान कल भस अमर। जवान कल भस अमर, तो कोई जवान है वो कल बस अमर रहेगा ऐसे करके। तो बस को हम लोग कर लिया भस, जवान कल भस अमर, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने बताया था कि कोई जवान है जो सरहद पर है तो वो जवान कल बस रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। शहीद हो गया तो अमर हो गया। इस तरीके से मैंने
ट्रिक को रिलेट कर लिया था इसे याद करने के लिए, और कोई भी आप मतलब ना निकालिएगा इसका। तो जवान कल भस अमर ऐसा करके रिलेट किए थे। तो ज से आपका जय बल, व से आपका वत्स बल, न से आपका नाग बल, फिर कल से हम लोग याद करेंगे मैकल के राजवंश, ठीक है। फिर उसके बाद भ और स से अन्य दो थे, एक आपका भरत बल और एक आपका सूरबल, ठीक। और अमर से आपका अमरकंटक जो कि राजधानी थी। तो कल और अमर जो है ये आपके राजवंश के बारे में और उसकी राजधानी के बारे में बताता है। बाकी जवान और भस जो है वो आपके शासकों के बारे में बताता है। तो ज से जय बल, व से वत्स बल, न से नाग बल, ठीक। और भ से आपका भरत बल और स से सूरबल, ठीक है। तो ये हमने देखा मैकल के सोमवंश के शासकों के बारे में। अब जो जय बल था इसी की ना बारे में जानकारी प्राप्त होती है सर्वप्रथम। आरंभिक शासक इसी को माना जाता है और कोई भी उपाधि धारण नहीं किया था इसने। फिर इसके बाद वत्स बल को भी बोला जाता है कि ये भी आरंभिक शासक है, इन्होंने भी कोई उपाधि धारण नहीं की थी। फिर नागबल इनके आगे के शासक आते, उसने महाराज की धारण की थी, इसने महाराज की उपाधि धारण की थी, किसने? नागबल ने। और इसी नागबल का बेटा आगे चल के कौन होता है? भरत बल। इसे ही इंद्रबल भी बोला जाता है, जिसका शादी किससे होता है? सरबपुरी वंश के शासक सुदेवराज की बेटी या बहन जो रहती है लोक प्रकाशा, उसी से होता है, ठीक है। हमने देखा था पिछले क्लास में। तो ये वही नागबल है और वही भरत बल है। तो नागबल ने महाराज की उपाधि धारण की थी, मैकल के सोमवंश के शासक थे। और इसके जो थे बेटे थे इंद्रबल, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सिरपुर के पांडु वंश में या सिरपुर के सोमवंश में। क्यों? अब सर ये तो मैकल का है, ये आप बोल रहे हैं कि ये सिरपुर तरफ क्यों चले गया? तो अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि ये सिरपुर में कैसे गया है और वहाँ से कैसे शासन करने वाला है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो आप एक बार प्रीवियस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। फिर भी मैं जब भरत बल के बारे में बताऊंगा तो वहाँ और भी आपको डिटेल दे दूंगा। फिर सूरबल, इस भरत बल के आगे जो आता है उसका बेटा सूरबल आता है। और इसी सूरबल को जो मल्हार जो सरबपुरी शाखा की मुख्य शाखा मिल जाती है, तो प्रवर राज और वत्सराज इसके खिलाफ आक्रमण कर देते हैं, इसे मार देते हैं। तो ये वही सूरबल है, अगर पिछला क्लास आपने देखा होगा तो, ठीक है। फिर ये लिखा भी गया है भरत बल का पुत्र था। इसके 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, कहाँ से? मल्हार क्षेत्र से और बमनी क्षेत्र से। अब मल्हार से कैसे प्राप्त हुआ? तो मैंने अभी बताया सरबपुरियों ने अपनी मुख्य शाखा जो थी वो इस सूरबल को दे दी थी। तो इसने एक कुछ ताम्रपत्र चलाए जो कि मल्हार से थे, मल्हार में। और इसी मल्हार में जब ताम्रपत्र प्राप्त है उसमें उसके शासकों के बारे में, उसके वंशज के बारे में जानकारी मिलता है। और इसमें सूरबल का नाम जो है वो उदीर्ण वर्ण उत्कीर्ण है। क्या है? उदीर्ण वर्ण उत्कीर्ण है। इस ताम्रपत्र के अनुसार सूरबल ने जयेश्वर भट्टारक जो कि देवरानी मंदिर है, इसके हेतु संग्राम ग्राम को दान में दिया था। संगम ग्राम को दान में दिया था। क्या? संगम ग्राम को। तो जो बिलासपुर में देवरानी जेठानी वाला जो मंदिर है ना, तो उसके देवरानी मंदिर के लिए संगम ग्राम को दान में दिया था। इसका उल्लेख मल्हार ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। और ये मल्हार ताम्रपत्र किसका है? सूरबल का है, ठीक है। फिर इसका एक अन्य ताम्रपत्र है जो है बमहनी ताम्रपत्र। इसमें वर्णित उदीर्ण वर्ण नाम सूरबल का ही है। सूरबल का नाम क्या है? उदीर्ण वर्ण। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मैकल के सोमवंशी शासक थे सूरबल, उसके कौन कौन से ताम्रपत्र थे? तो मल्हार और बमहनी ताम्रपत्र। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि बमहनी ताम्रपत्र में जो उदीर्ण वर्ण या मल्हार ताम्रपत्र में जो उदीर्ण वर्ण नाम है वो कौन से शासक का है या किस वंश के शासक का है? तो आपके मैकल वंश के शासक का है। और उसमें भी कौन सा? तो सूरबल। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हुआ आपका मैकल का सोमवंश, हमने देखा। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। मैकल के मल्हार ताम्रपत्र से प्राप्त होता है, अमरकंटक राजधानी है, जवान कल भस अमर से याद रखना है। जैसे जयबल, व से वत्सबल, न से नागबल, कल से आपका मैकल आ जाएगा, भ से भरत बल, स से सूरबल और अमर से अमरकंटक क्षेत्र, ठीक है। इसमें मुख्य जो जयबल वत्सबल कोई उपाधि धारण निकलते, नागबल ने महाराज की उपाधि धारण की। इनका बेटा इंद्रबल होता है जो आगे चल के सिरपुर में पांडुवंश की स्थापना करेगा। इसका बेटा होता है सूरबल, जिसे सरबपुर का मुख्य शाखा मिला रहता है, जिस पर आक्रमण कर देते हैं कौन? प्रवरराज और वत्सराज जो कि सुदेवराज के भाई रहते हैं। फिर वहाँ से इसके मारने के बाद भरत बल ने वहाँ उनकी हत्या करके उस क्षेत्र में सरबपुरी वंश को पूर्णतः समाप्त करता है। ये आपके सिरपुर वाले क्षेत्र में हम पढ़ेंगे। सूरबल का अभी यहाँ ये था कि दो ताम्रपत्र प्राप्त हुए, मल्हार ताम्रपत्र जैसे कि इनका उल्लेख मिलता है और वहाँ इसका नाम उदीर्ण वर्ण नाम से उल्लेखित है। उसी प्रकार बमहनी ताम्रपत्र में उदीर्ण वर्ण है। तो मल्हार तो सूरबल का अगर प्रीवियस क्लास देखेंगे तो मल्हार वहाँ से रिलेट कर पाओगे। और बमहनी को मैं बता देता हूँ कि जो शूर है, शूर मतलब क्या होता है? देवता, और असुर मतलब होता है राक्षस। तो शूर है, शूर की पूजा कौन करता है? ब्राह्मण लोग करते हैं। तो ब्राह्मण से बमहनी ताम्रपत्र, ठीक, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये था मैकल का सोमवंश। ये मैकल का सोमवंश हमने देखा। फिर मैकल के सोमवंश के बाद हम चलते हैं सिरपुर का सोमवंश देखते हैं। सिरपुर के जो सोमवंश है, अब ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट,
ये तो ओवरव्यू जैसा था क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुख्य रूप से यहीं ट्रांसफ़र हो जाते हैं इंद्रबल के बाद से। तो मुख्य रूप से जब हम देखें सिरपुर का पांडुवंश, सिरपुर का पांडुवंश, तो इसके बारे में हम देखते आते हैं कि अभिलेखों से ज्ञात होता है कि पांडुवंशी क्षत्रियों ने के चंद्रवंश से संबंधित था। जैसे रघुवंश से कौन था? शैलवंश था आपका, सूर्यवंश से, माफ़ कीजिए रघुवंश से, सूर्यवंश से कौन संबंधित था? शैलवंश था आपका, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था उसके 1-2 लेक्चर पहले। फिर उसी प्रकार चंद्रवंश से संबंधित कौन है? तो पांडुवंशी, ठीक है। अभिलेखों में इस वंश ने अपने आप को शशि कुल, शशिवंश, सोमवंश, शीतांशुवंश, चंद्रान्वय, शशधरान्वय से संबंधित किया है। क्या? शशधरान्वय, चंद्रान्वय, शीतांशुवंश, सोमवंश, शशिवंश, इन सभी नामों से किया है। तो देखेंगे सभी में आपका चंद्रवंश से रिलेटेड है, जैसे चंद्रान्वय हो गया, शीतांशु हो गया, शशि हो गया, ठीक। तो ये सब आपके चंद्र को रिलेट कर रहे हैं, तो चंद्रवंश से इनका संबंध है, ये माना जाएगा, जो कि चंद्रवंश का ही पर्याय है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर इंद्रबल इसमें एक शासक आता है जिसने सरबपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की स्थापना की। पांडुवंश या सोमवंश, सोमवंश का ही अन्य नाम है पांडुवंश। तो मुख्य रूप से पांडुवंश के नाम से ही जाना जाता है इनको, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में इनके वंश की कौन कौन सी शाखाएं थी, जिसमें से मैकल हमने देख लिया, उड़ीसा हमको पढ़ना है, कांकेर पढ़ना है, सिरपुर पढ़ना है, सिंसूर अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसका आज हम ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, फिर कल हम इसके मुख्य शासकों के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। तो जो सिरपुर का पांडुवंश है उसका जो स्थापनाकर्ता माना जाता है कि इंद्रबल को माना जाता है। लेकिन इंद्रबल से पहले एक व्यक्ति का नाम आता है जो है उदयन, और इस उदयन को पांडुवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। पांडुवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। पांडुवंश का आदि पुरुष का मतलब क्या है सर? तो ये कहा जाता है कि जो उदयन है, इस उदयन को ही इस पांडुवंश का नींव रखने वाला माना जाता है। खैर आगे चल के इसको बसाया किसने या बढ़ाया किसने? तो इंद्रबल ने बढ़ाया। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो इस उदयन को ही बोला जाता है कि इसने पांडुवंश की नींव रखी थी, ठीक है, जिसे इंद्रबल ने आगे बढ़ाया। तो आदि पुरुष के नाम में पूछा जाए तो आपके उदयन आते हैं, ठीक है, उदयन का नाम मिलता है। और वास्तविक संस्थापक के रूप में पूछा जाए तो वो आपका इंद्रबल आता है। कौन आता है? इंद्रबल, ठीक। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। फिर अब इस इंद्रबल के 4 पुत्र हुए, 4 पुत्र, एक नन्नराज प्रथम, ईशानदेव, भवदेव, रणकेशरी और शूरबल। ये शूरबल वही है जिसे मैंने अभी 2-3 बार इसके बारे में बता दिया कि शूरबल वही है जिसे प्रवरराज और वत्सराज, जो कि सरबपुरी वंश थे, सुदेवराज के भाई थे, उन्होंने इसकी हत्या की थी अपने क्षेत्र को वापस पाने के लिए, ठीक। तो वही शूरबल है। और ये किसका पुत्र था? तो इंद्रबल का था। इंद्रबल के अन्य पुत्र कौन कौन थे? तो नन्नराज प्रथम था, ईशानदेव था और भवदेव केशरी, रणकेशरी था। कौन था? नन्नराज प्रथम था, ईशानदेव था, फिर भवदेव रणकेशरी था। भवदेव रणकेशरी था, ठीक है। कौन था? भवदेव रणकेशरी, ठीक। तो इंद्रबल के 3 पुत्र हुए। फिर नन्नराज प्रथम के 2 पुत्र थे, एक महाशिव तिवर्देव और चंद्रगुप्त। कौन? महाशिव तिवर्देव, चंद्रगुप्त। फिर महाशिव तिवर्देव के, केवल तिवर्देव याद रखना, पूरा नाम आपको बाद में याद हो जाएगा, तिवर्देव याद रखना। तिवर्देव के आगे आएगा नन्नराज द्वितीय, उसका पुत्र। तो पहले नन्नराज प्रथम, उसका बेटा तिवर्देव, तिवर्देव का बेटा नन्नराज द्वितीय, ठीक है। साथ में उसका तिवर्देव का भाई था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का बेटा होता है हर्षगुप्त। कौन होता है? हर्षगुप्त। और इस हर्षगुप्त का एक बेटा होता है महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली शासक रहा। कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। इसके साथ में रणकेशरी एक और इसका पुत्र था। तो महाशिवगुप्त को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शासक था इस वंश का। फिर इसके आगे शिवनंदी के बारे में उल्लेख मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से महाशिवगुप्त के समय तक की बाद से इनकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है, ठीक है। तो ये था शासकों का क्रम। क्या क्या था? उदयन था जो आदि पुरुष है, नींव रखने वाला, उसको माना जाता है संस्थापक, लेकिन वास्तविक रूप से इंद्रबल को बोलेंगे वास्तविक संस्थापक। इंद्रबल के 4 पुत्र, जिसमें से नन्नराज प्रथम, ईशानदेव, भवदेव, रणकेशरी और शूरबल। नन्नराज, ईशानदेव, भवदेव और शूरबल। तो शूरबल की मृत्यु हो जाती, कैसे मैंने बता दिया। आगे नन्नराज आएगा जो इस क्षेत्र में शासन करेगा, और नन्नराज का 2 पुत्र हुए, एक तिवर्देव और चंद्रगुप्त। तिवर्देव का पुत्र होता है नन्नराज द्वितीय, इसके आगे इसकी कहानी समाप्त। फिर चंद्रगुप्त चालू होता है, चंद्रगुप्त के आगे हर्षगुप्त यहाँ से आगे बढ़ता है, और हर्षगुप्त के 2 पुत्र होते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन और रणकेशरी, ठीक। इसके आगे फिर शिवनंदी आएगा। तो ये सब हमने पढ़ा, ये था शासकों का क्रम, ठीक। इंपॉर्टेंट है, शासकों के नाम आपको जमाने के लिए दे सकते हैं, याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये शासक हमने देख लिया, एक बार पॉज करके आप पढ़ते चलिएगा,
कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप एक बार रीड करते जाओ। उदयन, उदयन के बाद इंद्रवल के 3 पुत्र, नन्नराज, ईशानदेव, भवदेव और एक अन्य पुत्र था शूरपल। नन्नराज का 2 पुत्र, तीवरदेव, चंद्रगुप्त। तीवरदेव का पुत्र नन्नराज द्वितीय। फिर इनके आगे समाप्त हो जाती सत्ता तो चंद्रगुप्त का पुत्र हर्षगुप्त आता है, वो संभालता है। हर्षगुप्त के 2 पुत्र थे, महाशिवगुप्त, बालार्जुन और रणकेशरी। ठीक है, फिर बालार्जुन के पुत्र था शिवनंदी। यहाँ तक इनका वंश चलता है। ठीक, ये था शासकों का क्रम। फिर सिरपुर के पांडुवंश के बारे में मैं और कुछ जानकारी आपको देते चलता हूँ इस लेक्चर में। शासकों के नाम, ये प्रमुख शासकों के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। सिरपुर के पांडुवंश में इनका शासनकाल कब से कब तक चला तो 6वीं से 7वीं शताब्दी, 5वीं से 6वीं शताब्दी तक सरबपुरी वंश चलता है। इसका खात्मा करके सिरपुर में पांडुवंश आता है इंद्रबल के द्वारा 6वीं से 7वीं शताब्दी तक जो चलेगा। इसकी राजधानी क्या थी तो सिरपुर थी। जहाँ पर अंतिम रूप से राजधानी सरबपुरी की थी, वहीं पर ये अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाता है इसको सिरपुर को, और वहीं पर ही सदैव बसा रहता है। सिरपुर चित्रांगदपुर, जिसका पुराना नाम था चित्रांगदपुर। ठीक है, इन्होंने उपाधि क्या धारण की, जो सरबपुरी वंश थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, उसी को आगे फॉलो किया इसने, क्या परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ताम्रपत्र कहाँ से जारी हुआ तो सरबपुर की राजधानी थी, तो सरबपुर क्षेत्र में इनका ताम्रपत्र मिला है, जो कि कौन सी लिपि में थे तो पेटिका शीर्ष लिपि। इन्होंने राजधानी को आगे बढ़ाया, उपाधि को भी वही रखा, और जो लिपि थी सरबपुरियों की उसी लिपि को भी आगे बढ़ाया, क्या पेटिका शीर्ष लिपि। मैंने जब आपको सरबपुरी राजवंश पढ़ाया तो उसमें नरेंद्र के बारे में बताया, जो राजा नरेंद्र आते हैं उन्होंने पेटिका शीर्ष का लिपि का शुरुआत किया था। पेटिका शीर्ष लिपि, माफ कीजिए शायद प्रसन्न मात्र ने पेटिका शीर्ष लिपि का शुरुआत किया था। ठीक है, प्रसन्न मात्र ने किया था। फिर आदि पुरुष इसके उदयन थे, हमने देख लिया। उदयन के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है तो कालिंजर शिलालेख से उदयन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि पांडुवंश का ये संस्थापक रहा है। न्यू इन्होंने डाला था, इसलिए इनको आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो वो आपके इंद्रबल को लिया जाता है। वास्तविक रूप से जो संस्थापक है इसका वह है इंद्रबल। ठीक है, फिर इन्होंने 2 लिपियों का प्रयोग किया था। 2 लिपियों का, एक लिपि हमने देख लिया था, ताम्रपत्र की जो लिपि थी क्या थी पेटिका शीर्ष, और शिलालेख के लिए अलग लिपि थी वो किलाक्षर लिपि, किलाक्षर। तो शिला और किला कर सकते हैं रिलेट इसको, शिला और किला। तो शिलालेख में किलाक्षर लिपि और ताम्रपत्र में पेटी, तो तांबे की पेटी कर लेना, तांबे की पेटी से ताम्रपत्र जो होगा पेटिका शीर्ष लिपि, और शिला और किला कर लेंगे तो शिलालेख में किलाक्षर लिपि आएगा। ठीक है, तो ये था इनके 2 लिपियों के बारे में। फिर छत्तीसगढ़ का जो स्वर्ण काल है वो किसको कहा जाता है तो मैंने आपको बताया था जब मैं अभी बता रहा था शासकों का क्रम, कि महाशिवगुप्त जो बालार्जुन है वो जो है सबसे प्रभावशाली शासक था। तो पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब हम देखेंगे कि स्वर्ण काल कौन से समय को बोला जाएगा, किस शासन के काल को बोला जाएगा, तो वो है आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल कहलाता है, क्योंकि इस समय में क्या है आपके सभी धर्मों का ना प्रॉपर और प्रायः सभी धर्मों का विकास हुआ था। ऐसा नहीं था कि आप प्रायः इन्हीं धर्मों को मानोगे अन्य धर्मों को नहीं मानोगे, ऐसा नहीं था। महाशिवगुप्त बालार्जुन को बोला जा सकता है कि ये सभी धर्मों को समान प्राथमिकता देते थे। ठीक है, समान सम्मान करते थे सबका। फिर छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल किसको कहा जाता है, उत्कर्ष काल जहाँ से ये आगे बढ़ने लगा तो वो आपके महाशिव तीवरदेव को बोला जाता है, तीवरदेव। तो जो महाशिव है ना उन्हीं के काल बहुत ही अच्छे थे। उत्कर्ष का काल माना जाता है आपका तीवरदेव का, महाशिव तीवरदेव। स्वर्ण का काल बोला जाता है बालार्जुन का, महाशिवगुप्त बालार्जुन का। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल किसको काल माना जाता है तो पांडु वंश को ही माना जाता है। अभी कौन से समय में तो स्थानीय वंशों में, स्थानीय राजवंशों के समय में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण का काल माना जाता है पांडु वंश को, स्थानीय राजवंशों में ना कि ये सामूहिक रूप से नहीं लिया जा रहा है, समस्त राजवंशों में नहीं लिया जा रहा है, केवल और केवल आपके स्थानीय राजवंशों की बात की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल माना जाता है आपके पांडु वंश को। ठीक है, ये स्थानीय राजवंशों में है, ये बात को आप नोट कीजिएगा। तो ये था आपके सिरपुर के पांडु वंश के बारे में कुछ पॉइंट। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि साक्ष्य विवरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए किन के बारे में, ताकि हमें कल जब हम शासकों के नाम पढ़े तो ये हमको फैमिलियर रहे। तो कालिंजर शिलालेख आपका उदयन है, अभी हमने देखा। फिर इंद्रबल का आपको 2 जगह से प्राप्त होगा इंद्रबल के बारे में, एक खरौद शिलालेख से और एक कौवाताल अभिलेख से। क्या, खरौद शिलालेख से और कौवाताल अभिलेख से। ठीक है, खरौद शिलालेख और कौवाताल अभिलेख। कौवाताल आपके महासमुंद क्षेत्र में, खरौद आपके जांजगीर चांपा क्षेत्र में। ठीक है,
तो वहाँ से प्राप्त हुआ। और इस खरौद जो क्षेत्र है वहाँ से ईशान देव के बारे में भी जानकारी मिलती है, ईशान देव के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्या मिलती है वो आगे का पार्ट है, आगे देखेंगे। फिर भांदक क्षेत्र में भवदेव रणकेशरी का मिलता है। तो भ से भांदक, भ से भवदेव, भांदक भवदेव एक ही प्रकार का नाम है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। फिर राजिम शिलालेख, राजिम से आपके महाशिव तिवर देव के बारे में मिलता है, और बालोद से, राजिम और बालोद से, तो राजिम और बालोद से महाशिव तिवर देव के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर सिरपुर से किसके बारे में मिलती है, तो चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये लाइन से आएंगे आपके। चंद्रगुप्त का बेटा हर्षगुप्त, हर्षगुप्त का बेटा महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इनके बारे में, इन तीनों के बारे में आपको सिरपुर अभिलेख से प्राप्त होता है जानकारी। तो दादा, पिता और बेटा तीनों के बारे में कहाँ से, सिरपुर में। ठीक है। तो सिर से लेकर पैर तक ऐसे बोल लेना, सिरपुर, सिर से लेकर पैर तक एक ही क्रम में शासक का नाम आ जाएगा। चंद्रगुप्त दादा, बेटा आएगा उसका हर्षगुप्त, उसका बेटा आएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। सिर से पैर से सिरपुर अभिलेख। ठीक है। फिर एक है अन्य अभिलेख, अड़भार अभिलेख। अड़भार आपका नन्नराज में आएगा, अड़भार नन्नराज द्वितीय। तो ये कैसे रिलेट किया, मैं आपको रिलेट नहीं करा सकता। ठीक है। तो ये आप नॉर्मली याद कर लीजिएगा, अड़भार और नन्नराज, अड़भार और नन्नराज। ठीक है। तो कालिंजर को मैंने बताया उदयन, खरौद और कौआताल में आपका इंद्रबल आएगा, और खरौद में ईशान देव का भी आएगा। ठीक है। फिर भांदक से भवदेव रणकेशरी, फिर राजिम और बालोद से महाशिव तिवर देव का आएगा, महाशिव तिवर देव का आएगा। फिर लाइन से जो तीन हैं, चंद्रगुप्त, फिर हर्षगुप्त, फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन, तो इनका सिर से पैर तक से रिलेट किए क्या, सिर से पैर तक रिलेट किए क्या, सिरपुर अभिलेख। फिर अड़भार है, नन्नराज है, इसको नॉर्मल याद करना, अड़भार अभिलेख नन्नराज द्वितीय। तो यहाँ से सभी शासकों के बारे में कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो ये था सिरपुर के पांडुवंश, और इसके पहले हमने देखा था मैकल के पांडुवंश, तो वो तो छोटा था, और आज इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा है। ठीक है। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, डाउट्स आते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से रिलेटिव मेथड के और निमोनिक्स ट्रिक्स के मेथड से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।